हेलो नमस्कार जैन साथी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन स्थिति में होंगे। आप लोगों की पेपर की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आइए आज स्वागत करते हैं आपने इस बहुत ही खतरनाक वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिक्स एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, जो कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का ये जो एक माइनर का पेपर होता है और कुछ लोग का मेजर पेपर होगा। ये मेजर और माइनर दोनों पेपर है। और ये पांचवें सेमेस्टर का पेपर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर है। इसको मान लीजिए एक तरह से पेपर आउट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, आप देख करिएगा। अगर नहीं बने तो आकर कमेंट में करिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्वेश्चन को रखने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन आता है इन सब के बारे में डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देखने से मिस ना कर पावे। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, या फिर जो इस भी प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा होगा कमेंट करते चलिएगा। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप ये पेपर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है, आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे आपका अपना अनुक्रमांक भरना है अंकों शब्दों में। आपको इसमें टोटल 2 घंटे का समय मिलता है और अधिकतम 75 अंक आपको मिलने वाले, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज का नाम भर देंगे, ये सब चीजें आप खुद ही कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न दिए गए हैं और जिन्हीं 60 प्रश्नों को दी गई ओएमआर शीट पर हल करना है। मतलब कि इसमें आपको बता दूं मैं कि इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं और आपको लगभग 40 प्रश्न स्किप कर देने हैं। मतलब केवल 60 प्रश्न ही आपको ओएमआर शीट में भरने हैं। अगर उससे अधिक भरेंगे तो उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। तो आप सोच समझ कर भरिएगा कि किन 60 प्रश्नों को आप ओएमआर में भरना पसंद करेंगे, ठीक है। ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने ये जानकारी दे दी। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन में दिया भी गया है कि परीक्षार्थी द्वारा 60 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 60 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्नों को उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका तथा ओएमआर शीट आंसर शीट को सावधानी पूर्वक देख ले दोषपूर्ण। मतलब कि ये होने पर, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। केवल 60 प्रश्न आपको करने हैं। तो आइए हम देखते हैं, पेपर की शुरुआत करते हैं, किस किस तरह के प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक नीचे दिए गए प्रश्न के कथन, उसके बाद की दो क्रिया विधि क्रमांक 1 और 2 है। आपको कथन में दी गई सभी बातों को सत्य मानना और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि सुझाए गए कार्यों में कौन सा तार्किक रूप अनुसरण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सामने पहला कथन है। कथन: किसी भी चौराहे पर यातायात दुर्घटना में अचानक वृद्धि हुई है। इसकी जो क्रिया विधि है, फर्स्ट वाली, चौराहे पर यातायात सिग्नल स्थापित करें। दूसरा, यातायात नियमों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए पुलिस की उपस्थिति बढ़ाए। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी केवल दो अनुसरण करता है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो अनुसरण करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और दो अनुसरण करते हैं, क्योंकि चौराहे पर यातायात सिग्नल स्थापित करें, यातायात नियमों और निगरानी के लिए पुलिस की उपस्थिति बढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे कथन दिया गया है कि स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। फर्स्ट वाला, शिक्षण विधियों में सुधार एवं नियमित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। दूसरा वाला है, शैक्षिक परिणामों का आकलन और सुधार करने के मानवीकृत परीक्षण शुरू करें। ऑप्शन ए केवल अनुसरण करता है, ऑप्शन बी केवल अनुसरण 2 करता है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन डी न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में आपके सामने दिया गया है कि
संसद में नया बजट पेश होने से एक महीने पहले वित्त मंत्री अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। ठीक है, पहला वाला इस्तीफा स्वीकार किया जाना चाहिए और अन्य व्यक्ति को वित्त मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरा, इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो इसका जो अगर सही आंसर होगा हमारे हिसाब से इसका केवल दो अनुसरण करता है, क्योंकि इस स्थिति में इस्तीफा स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि केंद्र का जो भी बजट होता है देश का, वो वित्त मंत्री एक ईयर में सबमिट करता है और कोई भी व्यक्ति एक महीने में कैसे सबमिट करेगा। दूसरी बात, ये एक गोपनीय जानकारी होती है, इसलिए इसमें दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस स्थिति में, बाकी किसी दूसरी स्थिति में आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व बन जाए और उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम बन जाए तो बाकी दिशाएं इस प्रकार बदल जाती हैं। इसको करने से पहले सबसे पहले आप यहाँ पे दिशा बना लेंगे, और ये हो गया आपका ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया आपका उत्तर पूर्व। ठीक है, तो अगर ये दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व हो जाएगा और बोला जाता है कि ये जो है दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पश्चिम बन जाता है। तो यहाँ पे दिशाएं 90 डिग्री रोटेट होती हैं, तो ये पूर्व वाला हिस्सा उठकर उत्तर की ओर हो जाएगा। इसका आंसर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि महीने की 5वीं तारीख को मंगलवार से 2 दिन 5वीं तारीख मंगलवार से 2 दिन बाद आती है, तो उस महीने की 19 तारीख के दिन पहले कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखिए 5वीं तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, यानी आपकी जो 5वीं तारीख है इसको आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। तब इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो 12 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा, और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 तारीख को भी बृहस्पतिवार होगा। अगर 19 तारीख को बृहस्पतिवार है तो इसके एक दिन पहले ऑप्शन नंबर बी बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू लेने से के लिए चेयरमैन 12:30 बजे से 10 मिनट पहले असेंबली हॉल में दिखते हुए दाखिल हुए। ठीक है, चेयरमैन प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले पहुंचे। ठीक है, तथा समय के मुताबिक चेयरमैन 10 मिनट देरी से पहुंचे। इंटरव्यू के लिए तब सही समय क्या था। ये जो 30 मिनट देरी से पहुंचे हैं, ये 10 मिनट पहले असेंबली में पहुंचे, 20 मिनट ये पहले असेंबली में पहुंचते हैं। अगर ये 30 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो इसका राइट आंसर 12:10 होगा। ठीक है, नहीं, 1 मिनट, 10 मिनट पहले असेंबली, चेयरमैन 20 मिनट पहले पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, गिरधारी लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा और 3 बेटे और 2 बेटियां, एक बेटी अभी अविवाहित और दूसरी बेटी का एक बेटा है। 2 बेटों के 2-2 बच्चे, तीसरे बेटे के 3 बच्चे, उसके साथ एक बूढ़ी चाची, एक दामाद रहते हैं। गिरधारी लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। पहले तो यहाँ पे गिरधारी लाल एक हो गया, उसकी पत्नी 2 हो गई, उसकी 3 बेटे और 2 बेटियां। ठीक है, अब उसके बाद एक बेटा के 2-2 बच्चे हैं, 4 बच्चे इधर से, तीसरे वाले को 3 बेटे प्लस एक चाची प्लस एक दामाद। 1 1 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 4 17, इसका सही आंसर 17 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एक बात को आप ध्यान देकर लगाएंगे तो ये सवाल आपकी लग जाएगी। ठीक है, रूपाली 10 मीटर आगे है, 10 मीटर दाहिनी ओर चलती है, फिर हर बार वो अपनी बाएं की ओर मुड़ती है और क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलती है। अब वो अपने आरंभिक दूरी से कितने दूर है। देखिए, मान लीजिए वो उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है, 10 मीटर चलती है, फिर वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, फिर वो अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, 10 मीटर चलती है, और फिर वह जब अपने बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है, बाईं ओर मुड़ेगी तो फिर उत्तर की तरफ जाएगी। बाईं ओर मुड़ती है, ये 5 मीटर चलती है, फिर बोला है कि 15 मीटर चलती है, तो यहाँ से 15 मीटर आ गई यहाँ, फिर यहाँ से एक बार बाईं ओर मुड़कर फिर 15 मीटर आ गई। तो ये जो दूरी है ये 5 मीटर की दूरी होगी। ठीक है, क्योंकि ये 10 मीटर दूरी चला है, ये 5 मीटर दूरी चला है, और यहाँ से यहाँ भी ये 5 मीटर दूरी एक्स्ट्रा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की सहायक मेमोरी। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी कैच मेमोरी, ऑप्शन डी रोम। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क जो हो गया,
ये एक प्रकार की सहायक मेमोरी है। हार्ड डिस्क के क्वेश्चन नंबर 10 है कि एमएस वर्ड में दस्तावेज टेम्पलेट का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए वेब पृष्ठ बनाना, ऑप्शन बी टेक्स्ट वर्ड को प्रारूपित करना, ऑप्शन सी पूर्व निर्धारण संरचना प्राप्त करना, ऑप्शन डी ग्राफ एवं चार्ट बनाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है कि पूर्व निर्धारण संरचना प्रदान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है कि एमएस वर्ड में निम्नलिखित कौन सी सुविधा डेटा सोर्स दस्तावेज में डेटा मर्ज करने के लिए उपयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए मैक्रोस, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी दस्तावेज टेम्पलेट, ऑप्शन डी प्रूफिंग टूल्स। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेल मर्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आपके सामने कि एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अलग अलग वर्कशीट सेल संदर्भ में, ऑप्शन बी सूची एक विशिष्ट सेल का पता लगाना, ऑप्शन सी एक सेल को हाईलाइट करना, ऑप्शन डी एक सेल को हटाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है कि सूची में एक विशिष्ट सेल का पता लगाना। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी है? ऑप्शन ए कर्सर है, ऑप्शन बी अल्ट है, ऑप्शन सी F4 है, ऑप्शन डी शिफ्ट है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी F4। ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑफिस सूट है? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन बी लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन सी एडोब सूट, ऑप्शन डी कोरल वर्क फेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिब्रे ऑफिस जो है कि एक ओपन सोर्स ऑफिस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कि ओपन सोर्स एप्लीकेशन के संदर्भ में ओपन सोर्स का क्या मतलब है? ऑप्शन है सार्वजनिक उपयोग के लिए बंद, ऑप्शन बी मुफ्त उपयोग के लिए लेकिन संशोधन नहीं, ऑप्शन सी स्रोत कोड संशोधन के लिए वितरण के लिए मुक्त उपलब्ध, ऑप्शन सी स्वाधीन एवं गोपनीय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है स्रोत कोड संसाधन के वितरण एवं मुफ्त में उपलब्ध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है? ऑप्शन है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी सीडी रोम, ऑप्शन डी यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइम बी जो होगा रैम जो होता है प्राइमरी स्टोरेज है, बाकी ये हार्ड डिस्क सीडी रोम यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये सब सेकेंडरी है, मतलब द्वितीयक स्टोरेज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का होगा कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब? ऑप्शन ए उपयोग निर्दिष्ट कार्यों को संचालन करना, ऑप्शन बी हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करना, ऑप्शन सी दस्तावेज और प्रस्तियां बनाना, ऑप्शन डी इंटरनेट से कनेक्ट करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर संसाधनों को प्रबंध करना जो कि सॉफ्टवेयर का कार्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे एमएस वर्ड में एडिटिंग और प्रूफिंग टूल्स की प्राथमिक भूमिका क्या है? ऑप्शन ए टेक्स्ट वर्डों को प्रारूपित करने के लिए, ऑप्शन बी वर्तनी एवं व्याकरण त्रुटियों को ठीक करने के लिए, ऑप्शन सी टेबल बनाने के लिए, ऑप्शन डी दस्तावेज मुद्रित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्तनी एवं व्याकरण की त्रुटियों को ठीक करने के लिए एमएस वर्ड में एडिटिंग और प्रूफिंग टूल्स की प्राथमिक भूमिका होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है एमएस एक्सेल में सेव एज डायलॉग खोलने के लिए सामान्यतः कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग होता है? ऑप्शन ए F1, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F10, ऑप्शन डी F12। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी F10 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है कि एल एल यू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का सीपीयू में कार्य होता है। ऑप्शन ए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन प्रबंध करना, ऑप्शन बी गणितीय और तार्किक ऑपरेशन करना, ऑप्शन सी डेटा को स्थायी रूप में संग्रहित करना, ऑप्शन डी कंप्यूटर में डेटा प्रवाह नियंत्रित करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणितीय और तार्किक ऑपरेशन करना। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने कि रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन है रैम अस्थाई और रोम अस्थाई होता है, ऑप्शन बी रैम अस्थाई और रोम अस्थाई होता है, ऑप्शन सी है रैम रोम से धीमी होती है, ऑप्शन डी रोम का उपयोग अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक जो रैम अस्थायी होता है और रोम अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में कि एमएस वर्ड में स्टाइल फीचर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए फॉन्ट साइज को बदलने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज की संगत
फॉर्मेटिंग थीम लागू करना, ऑप्शन डी हाइपरलिंक डालना, ऑप्शन डी मेल मर्ज बनाना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दस्तावेज की संकट फॉर्मेटिंग थीम लागू करना। ओके, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एमएस एक्सेल में वाल्कोकूप फंक्शन का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए एक सीमा में मानों को जोड़ना, ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर कॉलम में एक मान खोजना और संबंधित मान लौटाना, ऑप्शन डी चार्ट और ग्राफ बनाना, ऑप्शन डी पाइवट पाइवट टेबल संशोधित करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है कि ऊर्ध्वाधर कॉलम में एक मान खोजना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पॉइंट टेबल में एमएस एक्सेल की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए चार्ट एवं ग्राफ बनाने के लिए, ऑप्शन बी सारणी में फिल्टर विश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन सी एक वर्कशीट में सेल मर्ज करने के लिए, ऑप्शन डी एक ही सेल में गणना करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एक सारणी में डेटा को फिल्टर और विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। क्लाउड आधारित ओपन सोर्स एप्लीकेशन जैसे गूगल डोस का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए ऑफलाइन पहुंचने की सुविधा, ऑप्शन बी वास्तविक समय का सहयोग, ऑप्शन सी उच्च सुरक्षा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एकीकरण। तो इसका जो सही आंसर है वास्तविक समय में सहयोग जो होता है, इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। यहाँ पे सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंकगणितीय क्रियाएं करना, ऑप्शन बी इनपुट आउटपुट क्रियाएं प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी निर्देशों की व्याख्या और क्रियान्वित करना, ऑप्शन डी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है निर्देशों की व्याख्या और क्रियान्वित करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। एमएस वर्ल्ड में फॉर्मेट पॉइंटर टूल आपको क्या करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए दस्तावेज के एक हिस्से में स्वरूप को प्रतिलिपि बनाए एवं अन्यत्र लागू करे, ऑप्शन बी दस्तावेज का प्रदर्शन बदले, ऑप्शन सी दस्तावेज में चित्र डाले, ऑप्शन डी हाइपरलिंक बनाए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज के हिस्से में स्वरूप की प्रतिलिपि बनाए एवं अन्यत्र लागू करे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए अंकगणितीय क्रियाएं करना, ऑप्शन बी फाइल स्टोरेज प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी ग्राफिक्स को प्रोसेस और रेंडर करना, ऑप्शन डी बाय पेरिफेरल नियंत्रित करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो ग्राफिक्स को प्रोसेस और रेंडर करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। कंप्यूटर में BIOS का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए नेटवर्क कनेक्ट प्रतिबंधित करना, ऑप्शन बी बूट प्रक्रिया को नियंत्रित करना और हार्डवेयर को आरंभ करना, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित करना, ऑप्शन डी उपयोगकर्ता डेटा के अस्थायी रूप से संग्रहित करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है कि बूट प्रक्रिया को नियंत्रित करना और हार्डवेयर को आरंभ करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे आपके सामने की एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट की सुविधा उपयोग करने से आप क्या बना सकते हैं? ऑप्शन ए स्मार्ट दस्तावेज, ऑप्शन ए गतिशील चार्ट, ऑप्शन सी संचारित ग्राफिक्स और आरेख, ऑप्शन डी एनिमेटेड टेक्स्ट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है कि संचयित ग्राफिक और आरेख आप बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक्सेल में माइक्रो हीबग करने का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए मैक्रो को हटाना, ऑप्शन बी मैक्रो में त्रुटियां सुधारना, ऑप्शन बी मैक्रो को ढालना, ऑप्शन डी नया मैक्रो रिकॉर्ड करना। तो इसका जो सही आंसर है मैक्रो कोड में त्रुटियां सुधारना, इसका करेक्ट आंसर हो। नहीं नहीं, इसका गलत हो गया, इसका हो जाएगा नया मैक्रो रिकॉर्ड करना। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये वाला नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में माइक्रो क्या है? ऑप्शन ए एक प्रकार का चार्ट, ऑप्शन बी स्वचालित किया जाने वाले कई कार्य, ऑप्शन डी विशेष प्रकार का सूत्र, ऑप्शन डी खेल स्वरूपण विकल्प। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वचालित रूप से किया जाने वाला कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे कि डेटा मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए फाइलें बनाना, ऑप्शन बी डेटाबेस में डेटा प्रतिबंधित करना, ऑप्शन सी इंटरनेट से कनेक्ट करना, ऑप्शन डी वेब पेज डिजाइन करना। तो इसका जो सही आंसर है डेटाबेस में डेटा प्रतिबंधित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने।
इंटरनेट का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑप्शन बी वेबसाइट ब्राउज करना, ऑप्शन सी ईमेल भेजना, ऑप्शन डी वैश्विक संचार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैश्विक संचार है। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से आप पहले देश दुनिया के बारे में जानना शुरू करते हैं, उसके बाद ही कुछ अपना कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इंटरनेट पर वेब पेजों को स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एफटीपी, ऑप्शन बी एचटीटीपी, ऑप्शन सी एसएमटीपी, ऑप्शन डी यूडीपी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एचटीटीपी, जिसका फुल फॉर्म आपसे अक्सर पूछने को आ जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो फुल फॉर्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, वेब ब्राउज क्या है? ऑप्शन ए एक खोज इंजन है, ऑप्शन ए इंटरनेट प्रयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी एक ब्राउजर है, ऑप्शन डी एक ईमेल क्लाइंट है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है कि इंटरनेट प्रयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, यूआरएल का मतलब होता है? यूआरएल का मतलब होता है, ऑप्शन ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिमोट लोकेटर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 है, HTML का अर्थ है? ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाई लेवल टेक्स्ट मैनिपुलेट लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज, ऑप्शन डी होम टूल्स फॉर मल्टी लैंग्वेज। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त ब्राउजिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गूगल क्रोम, ऑप्शन बी मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी टार ब्राउजर, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो टार ब्राउजर होता है वो गुप्त ब्राउजिंग करने के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि सर्च इंजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन बी वेबसाइट ब्राउज करने के लिए, ऑप्शन सी इंटरनेट पर जानकारी देखने और ढूंढने के लिए, ऑप्शन डी ईमेल संपर्कों को व्यवस्थित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है कि इंटरनेट पर जानकारी देखने और ढूंढने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पे, वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में कैच का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक प्रकार का वायरस, ऑप्शन बी वेब पेज एलिमेंट को अस्थायी भंडार, ऑप्शन सी एक खोज इंजन, ऑप्शन डी एक ईमेल क्लाइंट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है वेब पेज पे एलिमेंट के लिए अस्थायी भंडार जो होता है वो कैच का कार्य होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है यहाँ पे, ब्राउज में इनका इनकोग्निटा मोड या प्राइवेट ब्राउजिंग शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए तेज इंटरनेट स्पीड, ऑप्शन बी अवांछित ईमेल को ब्लॉक करना, ऑप्शन सी इतिहास या कुकीज को सहेजे बिना ब्राउज करना, ऑप्शन डी खोज इंजन क्षमताओं को बढ़ाना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, मतलब कि जो हिस्ट्री या कुकीज होगी आपका आपके जीमेल पे सेव नहीं होगी, मतलब आप कुछ भी ब्राउज करेंगे वो इसकी हिस्ट्री आपके फोन में सेव नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, वेबसाइटों पर कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड को बेहतर बनाने के लिए, ऑप्शन बी स्वचालित बट्स को फॉर्म तक पहुंचने या सबमिट करने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी ईमेल संपर्कों को व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन डी ब्राउज स्वरूप को अनुकूलित करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही है, क्योंकि स्वचालित बॉट्स जो होते हैं अचानक आप जैसे कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो तुरंत अपने आप ही सबमिट हो जाते हैं, उसको रोकने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे आपके सामने कि ईमेल के संदर्भ में एसएमटीपी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिक्योर मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक मेल ट्रैकिंग प्रोसेस, ऑप्शन डी स्टैंडर्डाइज मैसेज लैंग्वेज प्रोटोकॉल। जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा एसएमटीपी का फुल फॉर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पे आपके सामने, ईमेल में बीसीसी फील्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए किसी ईमेल को गोपनीय रूप से चिन्हित करना, ऑप्शन बी एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी प्राप्त करना को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी ईमेल उच्च प्राथमिकता का है इंगित करना, ऑप्शन डी ईमेल को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी प्राप्तकर्ता को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे आपके सामने,
सूचना सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण? ऑप्शन ए इंटरनेट पहुंच को सीमित करने के लिए। ऑप्शन बी जानकारी को अनधिकृत पहुंच, प्रकटीकरण, परिवर्तन और विनाश से बचने के लिए। ऑप्शन सी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी उपयोगकर्ता गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है कि जानकारी को अनधिकृत पहुंच, प्रकटीकरण और परिवर्तन में विनाश से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके सामने कि पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने में भ्रामक प्रयासों को कहा जाता है। ऑप्शन ए हैकिंग, ऑप्शन बी फिशिंग, ऑप्शन सी स्पूफिंग, ऑप्शन डी मेलवेयर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिशिंग है। इसमें जो अटैकर होता है या हमलावर होता है वो जो भी किसी व्यक्ति का उसका जो होता है नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब चीजें चुरा लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 है आपका स्पैमिंग का प्राथमिक लक्ष्य है। ऑप्शन ए वायरस फैलाने के लिए। ऑप्शन बी अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना। ऑप्शन सी ईमेल इनबॉक्स को अनचाहे संदेशों से भर देना। ऑप्शन डी संवेदनशील जानकारी चुराना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है कि ईमेल इनबॉक्स को अनचाहे संदेशों से भर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 है यहाँ पे आपके सामने धोखा देने के लिए बनाई गई झूठी एवं भ्रामक जानकारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी स्पूफिंग, ऑप्शन बी फेक न्यूज, ऑप्शन बी मालवेयर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए फिशिंग जो होता है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पे संवेदनशील जानकारी को अपठनीय कोड में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने की सामान्य विधि है। ऑप्शन ए इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन बी फायरवॉल, ऑप्शन सी एंटीवायरस, ऑप्शन डी ऑथेंटिफिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फायरवॉल इसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा से संबंधित सामान्य मुद्दा नहीं है? ऑप्शन ए डेटा उल्लंघन, ऑप्शन बी पहचान की चोरी, ऑप्शन सी इंटरनेट स्पीड, ऑप्शन डी रैमवेयर रैसमवेयर हमले। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है इंटरनेट स्पीड, जो साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है यहाँ पे साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए। ऑप्शन बी किसी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए। ऑप्शन सी ईमेल को सुरक्षित रूप से भेजने के लिए। ऑप्शन डी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो होगा किसी नेटवर्क को तक अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे किस प्रकार के साइबर हमले में फाइलों को इंक्रिप्ट करना, उनकी रिहाई के लिए फिरौती की मांग करना शामिल है? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी रैमवेयर, ऑप्शन सी स्पूफिंग, ऑप्शन डी मेलवेयर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेलवेयर में होता है ये सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने की मेलवेयर शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या शोषण करने की डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी एक सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी एक इथिकल हैकिंग टूल। ऑप्शन बी एक प्रकार का इंस्क्रिप्शन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकिफिकेशन मतलब 2FA का तात्पर्य है। ऑप्शन ए दो अलग अलग वेब ब्राउज का उपयोग करना। ऑप्शन बी दो अलग अलग ईमेल पतों का प्रमाणीकरण करना। ऑप्शन सी दो अलग अलग तरीकों का उपयोग करके पश्चात सत्यापित करना। ऑप्शन डी दो अलग अलग खोज इंजनों को एक साथ उपयोग करना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा दो अलग अलग तरीकों का उपयोग करके करके पश्चात सत्यापित करना। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। साइबर सुरक्षा साइबर सुरक्षा में एक इथिकल हैकर की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए मैकवेयर फैलाने के लिए। ऑप्शन बी सुरक्षा मूल्यांकन करना, कमजोरियों का पता लगाना। ऑप्शन बी वेबसाइट तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए। ऑप्शन बी फिशिंग हमलों में शामिल होना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा मूल्यांकन करना और कमजोरियों का पता लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पे
उस प्रोग्राम या डिवाइस को क्या कहते हैं जो आने वाले खतरों की निगरानी करता है और संभावित रूप से उन्हें रोकता है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी ऑथेंटिकेशन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो होगा फायरवॉल इसको बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब पढ़ेंगे 58 की तरफ। तो DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए, ऑप्शन बी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए, ऑप्शन सी किसी नेटवर्क में ट्रैफिक भर देना जिससे सेवा में व्यवधान उत्पन्न हो, ऑप्शन डी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, किसी नेटवर्क में ट्रैफिक भर देना जिससे कि सेवा में व्यवधान हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इस श्रृंखला में अगली संख्या पहचाने क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए 20 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 18 बचता है। 74 में से अगर 20 घटाएंगे तो 54 बचेगा। और जो होता है 110 में से अगर हम 74 को घटा देंगे तो यहाँ पे 36, मतलब कि ये 18 का गुणज ही बचता आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी अगली संख्या हो जाएगी 182 में से अगर 110 घटा देंगे तो यहाँ पे 72 बचेगा जो कि 18 का गुणज है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। श्रृंखला श्रृंखला 5 8 इतने में गलत संख्या की पहचान करें। तो इसका जो सही आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 20। इसका जो 20 होगा ये गलत श्रृंखला में आगे नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पे लुप्त संख्या की पहचान करें। DKM FJP HIS JHV। यहाँ पे इसका जो अगली लुप्त संख्या होगी हो जाएगी LGY। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से अगर आप ABCD लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ से 15वां अक्षर जो आएगा इसके दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो मतलब कि यहाँ से 15 माइनस अगर आप 8 कर देंगे तो लगभग अगर 15वां अक्षर देखा जाए तो इसमें आपका आ जाएगा O। अगर O के 8 इधर जाएंगे तो हो जाएगा इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एच होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। यदि बी के बाद हर दूसरे अक्षर को एक छोटे अक्षर में नोटेशन में लिख दिया जाए तो इसको लिखने के लिए किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर यहाँ पर जो है तो बी के बाद हर दूसरे अक्षर को नोटेशन में लाना है तो अगर आप दो दो बढ़ाते जाएंगे तो पी 16वें स्थान पे पड़ेगा। मतलब कि ये भी दो के गुणज में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्मॉल वाला, फिर ई हो जाएगा जो है आर 18 पे पड़ेगा तो भी दूसरा हो जाएगा तो आर छोटा हो जाएगा। और आप देख लीजिए आर पी और आर किस में छोटा है तो ऑप्शन नंबर ए वाले में छोटे हैं। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 64 का है सोमवार, अप्रैल तो शुक्रवार। अगर देखेंगे तो सोमवार जो दिन का दूसरा दिन होता है और अप्रैल चौथा महीना होता है। तो इसलिए शुक्रवार जो होता है वो दिन का 5वां दिन होता है। तो इसका 5वां का दोगुना 10वां यानी कि इसका सही आंसर अगस्त हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे सम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे या तो जुलाई दिया हुआ है या तो अगस्त दिया हो तो इसका जो सही आंसर है अगस्त हो जाएगा। ये 8वां महीना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि घड़ी जो है वो समय बताती है तो दीपक क्या करता है? ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी चमक, ऑप्शन डी बल्ब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोशनी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 66। 5 का संबंध 26 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? 55 से होगा, 19 से होगा, 50 से होगा, 26 से होगा। तो इसका जो सही आंसर है 50 से होगा। आप कैसे होगा ये भी बता देते हैं। 5 का स्क्वायर करके प्लस 1 जोड़िए 26 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करके प्लस 1 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए बी, स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो होगा ये पी स्मॉल हो जाएगा, क्यू और आर बड़ा वाला हो जाएगा। तो इसका सी वाला सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। पेन का मतलब पेंसिल से है, तो हॉकी का मतलब ऑप्शन है मैदान से होगा, फुटबॉल से होगा, टीम से होगा, खिलाड़ी से होगा। तो इसका जो सही आंसर है ये मैदान से होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे, बेजोड़ पहचाने। ऑप्शन ए पी क्यू, मतलब पी के बाद क्यू आता है। ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन सी एम एन, ऑप्शन डी टी एफ। तो इसका जो सही आंसर है टी एफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट इसके तुरंत बाद वाला लेटर आया हुआ है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। यहाँ पे बोला है कि एक निश्चित कोड में संडे को, यहाँ पर देखिए जस्ट इसको उल्टा लिख दिया गया है, केवल स्थान को बदला हुआ है, बाकी और लेटर को उल्टा नहीं किया है। ठीक है। कूटबद्ध में किया जाता है तो क्रिएशन को क्या लिखा जाएगा, तो आगे NOITAERC लिखा जाएगा। ये ऑप्शन नंबर है इसका जो सही आंसर है। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। यदि पिक्चर को TUVWXYZ के रूप में कोडित किया गया तो प्राइस को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए आप P को क्या लिखा है, तो P को T लिखा है, यहाँ पर P को T लिखा है, I को U लिखा है और E को Z लिखा है। E को Z लिखा है और R को Y लिखा है। तो यहाँ पर देखिए TUZY और यहाँ पे C को लिखा है भी, सी को भी लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पूरा खोजने की जरूरत नहीं, केवल 2-4 अक्षर को खोज लीजिए, मिल जाएगा आसानी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 है आपके सामने की, पहचाने की 4 विकल्पों में से कौन सा प्राइस से संबंधित है। के का 11 और कमल का 38। कुल मिलाकर इसका जो अल्फाबेट का जिस नंबर पे आता है उसको लिखकर जोड़ दिया। के जो है कि 11वें स्थान पर आता है। यहाँ पर जोड़ी 11 + 1 + 13 + 1 + 12, अगर जोड़ेंगे तो ये 38 आएगा। इस तरह से अगर आप प्राइस को जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मतलब कि 74 आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बढ़ते हैं 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे आपके सामने है कि ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ए बी का भाई है, इसको एक लाइन में लिखेंगे। सी ए का पिता है, यहाँ पे सी ए का पिता है तो इसको एक पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे। डी ई का भाई है, इसको छोड़ दीजिए अभी। आप इसको देखिए, ई बी की बेटी है, ई जो है ये बी की बेटी है और जो डी है वो ई का भाई है। तो इसका जो चाचा हुआ ये इसके पिता का भाई हुआ ए, तो इसका जो चाचा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी का अंकल ए है। ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। एक आदमी के चित्र को देखते हुए अर्जुन ने कहा कि उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं। अर्जुन किसकी और चित मतलब किसकी ओर दिखा रहा था। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक आदमी की ओर ये इशारा किया, इसकी माँ, इसकी जो माँ है वो मेरे पिता के मतलब मेरे पिता के पुत्र, ये इसका पुत्र हो गया। ठीक है। और इसका कोई भाई बहन नहीं, तो ये खुद ही है और ये इसकी पत्नी हो गई, मतलब कि वो अपने बेटे की ओर इशारा करके ये बता रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है। अगर आप इसको हल करने चले तो यहाँ पे देखिए, ए बी की बहन है, सी जो है बी की माँ है। ठीक है। सी बी की माँ है और यहाँ पर जो डी है वो सी का पिता है, फिर ई डी की माँ है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ई जो है वो डी की माँ है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये इस एक प्रकार से इसकी पोती हो जाएगी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये पोती हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने की 5 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। ई ए के ऊपर है, सी बी के नीचे, यदि ए बी के ऊपर और डी सी से नीचे है तो शीर्ष पर कौन है। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको रखना शुरू करिए। ई ए के ऊपर है, ए के ऊपर जो है कि आपका ई है। सी बी के नीचे, यदि ए बी के ऊपर है, ए जो है ये बी के ऊपर है और बी के नीचे सी है। डी सी के नीचे है, जो डी है वो सी के नीचे है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, ऑप्शन नंबर ए ई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने है कि 5 लड़के एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। सलगुन रमन के बाईं ओर था, अरुण अमित के दाईं ओर था, लेकिन अमित और नरेंद्र के बीच में था।
तो शलगुन के दाहिनी ओर कौन है? यहाँ पे आप बैठाना शुरू करिए, जैसे कि ये एक गोल टेबल हो गया, इसमें 5 लोगों का स्थान बना लीजिए और केंद्र की ओर अगर मुख करके बैठे तो आपका दायां दायां होगा, आपका बायां बायां होगा। यहाँ पर देखिए बता रहा है अरुल अमित के दाईं ओर है। यहाँ पे अगर अरुल हो गया तो यहाँ पे अमित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नरेंद्र हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के ये बीच में बैठा हुआ है। और जो सलगुन रमन के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर अगर ये रमन हो गया, अगर यहाँ पे ये रमन हो गया तो यहाँ पे सलगुन हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि सलगुन के दाहिनी ओर कौन है? तो सलगुन के दाहिनी ओर ऑप्शन नंबर डी रमन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बैठाकर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है, और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1 हो जाता है, तो भिन्न क्या है? ठीक है। अगर इसको हल करने चले तो अभी बता देते हैं। ऑप्शन है 4/7, 5/9, 2/3 और 10/11। इसको आप जोड़ कर देख लीजिएगा क्या आएगा। इसका आंसर 2/3 से। अब कैसे सही है इसको बता देता हूँ। ये 2/3 हो गया, हर मतलब नीचे वाला भाग होता है। तो अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, यानी इसका मान 1/2 हो जाएगा। अगर इसके अंश में एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर 2/3, अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 3/3 हो जाएगा, जो कटकर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। यहाँ पे हो जाएगा तीन संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का योग 45 है, दूसरी और तीसरी का योग 55 और तीसरी और पहली का 3 गुना का योग 90 है, तो तीसरी संख्या क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 हो जाएगा। अब कैसे आएगा ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहली और दूसरी को x प्लस वाई मान लेंगे तो ये 45 हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरी और तीसरी को y प्लस जेड मान लेंगे तो ये 55 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस किया जाए तो y से y कट जाएगा, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर जो है कि आपका 10, x बराबर जेड बराबर 10 बच जाएगा। और तीसरा बोला गया है कि x प्लस जेड का 3 गुना 90 है, तो x प्लस जेड का मान 30 हो जाएगा। और अगर इसे x माइनस जेड को यहाँ लाकर घटा देंगे, अगर आप घटा देंगे तो ये इससे कट जाएगा, और 2x का मान 20 हो जाएगा, तो x का मान 10 आ जाएगा। अगर इसको यहाँ पे रख देंगे x प्लस जेड बराबर 30 वाले में, तो इसका मान 20 निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। दिया गया है कि दिए गए वृत्त मजबूत पुरुषों को, वृत्त जो है ये मजबूत पुरुषों को दर्शाता है, वर्ग लंबे पुरुषों को दर्शाता है। ये जो वर्ग वाला हिस्सा है लंबे पुरुषों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है सेना के अधिकारियों को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र उन सैन्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो लंबे लेकिन मजबूत नहीं? ये वर्ग लंबा को दिखाता है, ये सैन्य अधिकारी को, ये मजबूत को। तो यहाँ पर जो चार बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो चार दिखाई दे रहा होगा ये वृत्त से बाहर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो 4 है वही लंबे और सैन्य अधिकारियों को दिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 81 की तरफ। निम्नलिखित निम्नलिखित आरेख में आर व्यवसायियों को दर्शाता है, यह अमीर पुरुषों को और टी ईमानदार पुरुषों को दर्शाता है। कौन सा अंक ईमानदार अमीर व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा? तो यश जो है वो अमीर को और टी जो है ईमानदार को। तो यहाँ पर जो 4 वाला भाग है, जो 4 है वो दोनों को अंकित करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है। यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है कि 3y प्लस 7 इज इज लेस आर इक्वल टू 16। मतलब कि y का ऐसा कौन सा मान रखा जाए जिसमें इसको हल करके जोड़ने पर 16 के बराबर आना चाहिए या 16 से छोटा। तो यहाँ पे अगर y को लेस आर इक्वल टू 3 रखते हैं, मतलब कि y को या तो 3 रखते हैं या तो 3 के छोटा रखेंगे, तो ये इसको संतुष्ट कर देगा। यही ऑप्शन नंबर है इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 1/2 x माइनस 3 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। मतलब कि इसको हल करने पर 4 से बड़ा आना चाहिए, x का क्या मान रखा जाए? तो अगर हम x को 11 से बड़ा रखते हैं तो इसका जो है कि मान 100% 4 से अधिक आएगा, तो इसका आंसर बी वाला सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 84 और 85 में कथन दिए गए, जिनके बाद क्रमशः 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए। दिए गए कथनों को सत्य माने, भले ही वह सत्य प्रतीत न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़ने के बाद पुष्टि करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य तत्वों को नजरअंदाज करते हुए अनुसरण करता है। तो इसका जो प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर कोई बिल्ली चूहा नहीं है, कुछ चूहे पक्षी है।
तो यहाँ पर जो है कि 50-100 का बनता है, यहाँ पे 50-50 का बनता है। मतलब कि यहाँ पर चूहे भी 50 की डिमांड करता है, पक्षी भी 50 का डिमांड करता है। तो जहाँ भी होगा वहाँ पर अगर चूहे के लिए बोलेगा तो 50 का डिमांड करेंगे। कुछ पक्षी बिल्लियाँ नहीं है, कुछ बिल्ली पक्षी नहीं है, कोई भी बिल्ली पक्षी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि निष्कर्ष दिखा रहा है तो निष्कर्ष ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही वाला आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मतलब केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, निष्कर्ष ए अनुसरण नहीं करता है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 है, सभी गैस सिलेंडर है, कुछ सिलेंडर टोकरियां हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 50 और 100 की डिमांड करेगा, यहाँ पे 50-50 की डिमांड करेगा। कुछ टोकरियां सिलेंडर है, मतलब टोकरियां भी 50 है, सिलेंडर भी 50 है। ये इसका तो ये जो है कि एक सही होना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव की बात ही नहीं की जा रही है, तो ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही सही भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि प्रश्न संख्या 86, 87, 88 में 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक आकृति का चयन करें जो आकृति x के रिक्त स्थान के पैटर्न को पूरा भर दे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है आपके सामने, ये इस प्रकार की प्रश्न आकृति, यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया, तो ये जो चौथा वाला विकल्प है ये आएगा, तो ये इसको पूरी तरह से फिलअप कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम है, यहाँ पे देखिए ये जो कोना वाला पार्ट है ये इस पार्ट में होना चाहिए, इस आकार में होना चाहिए, तो ये जो डी वाला है यही इसका मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की ओर नोखा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक चीज, यहाँ पे जो मान दिया गया है ये जो है कोना वाला, तो ये इसका जो सी वाला पार्ट आ रहा है यही सही होगा इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया कि प्रश्न संख्या 89, 90, 91 में आपको एक आकृति x दी गई जिसके बाद 4 वैकल्पिक आकृति आगे 3, 4 दी गई ताकि x उनमें से अंतर्निहित हो, अतः वैकल्पिक में पता लगाएं कि x का भाग का रूप है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है ये जो आकृति है, इस आकृति को सेम टू सेम इसी में खोजना है। ठीक है, ये किस वाले पार्ट में ये आकृति आपको पूर्ण रूप से मिल पा रही है। ठीक है, अगर इसको आप खोजने चले तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की कुछ दिखाई दे रही है यहाँ पे इस वाले पार्ट में, तो आप इसका जो आंसर नंबर डी है इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते ये इस आकृति को खोजना है, तो इस आकृति को खोजने के लिए सबसे पहले अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में ये जो नोखा निकला हुआ है ये भाग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में ये सभी भाग ऐसे मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ए वाले में नहीं, ए वाले में नहीं पार्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ये ऐसे आया है तो ये इस तरह से तिरछा निकल गया, सीधा नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, ये इस प्रकार की आकृति खोजना है, तो ये वाली आकृति जो है कि आपको पहले वाले में ही मिल जा रही है, इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92। नीचे दी गई आकृतियों में एक पासे की 3 अलग अलग परिस्थितियां एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है। आकृति एक्स में 5 के पास छुपी संख्या में कौन सी संख्या है जो आकृति जेड में 5 के पास छुपी संख्या में एक समस्थानिक है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। यहाँ पर देखिए ये एक पासे की स्थिति दी गई है और इसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने से पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर इसको हल करना शुरू करेंगे तो इसका जो है कि आंसर सबमिट नहीं हो पाएगा, मतलब कि इनमें से कोई नहीं इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है कि एक पासे घड़ी की सुई की दिशा में क्रम में आसन्न फल को ए बी सी डी ई में होगा, ऊपर और नीचे ई एफ होगा, जबकि शीर्ष पर कोई संख्या होगी। अगर जैसे कि इसको घड़ी की दिशा में अगर रोटेट करेंगे तो अगर जब शीर्ष पर सी होगा तो सबसे नीचे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डी लिखा है तो ए बी सी, सी मतलब पीछे की ओर है
अगर सी ऊपर की ओर रोटेट होगा तो नीचे की ओर ए चला जाएगा। ठीक है, ए के जस्ट पीछे सी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे है कि नीचे नीचे दिए गए एक पासे की दो स्थितियां बनाई गई। जब नीचे दो बिंदु होंगे तो शेष पर बिंदुओं की संख्या कौन सी होगी। ठीक है, इसको आप देखिए और यहाँ पे आप हल कर सकते हैं देखकर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊपर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 और 96 की तरफ। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आकृतियां एक्स वाई जेड एक सेट है कागज के टुकड़े मोड़ने के क्रम को दर्शाता है। चित्र जेड में मुड़े हुए। अच्छा, कुल मिलाकर मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर ये जो आकृतियां दिखाई गई ये एक कागज के मोड़ने और काटने की चित्र को दर्शाता है। जैसे कि कागज को जैसे कि ये कागज इस प्रकार अगर एक वर्गाकार में देखें तो इस वाले पार्ट को इधर मोड़ा जा रहा है तो कागज कुछ इस प्रकार में आ जाएगा। फिर इस वाले पार्ट को मोड़ा जा रहा है तो मतलब कि कागज कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक त्रिभुज काट दिया गया तो जब ये ऊपर की ओर खुलेगा तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज होगा, ऐसे एक प्रकार का त्रिभुज होगा और ऐसे एक प्रकार का त्रिभुज होगा। ये किस वाले पार्ट में, तो ये चौथे वाले पार्ट में आएगा। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। यहाँ पर देखिए ये भी एक कागज को मोड़ने की बता रहा है। जैसे कि एक कागज हो गया, यहाँ से इसको एक मोड़ा जा रहा है तो कुछ इस प्रकार का शेप तैयार होगा आपका। जब इसको मोड़ा जा रहा है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का शेप होगा और इसको यहाँ पे काट दिया गया। तो जब ये कागज खुलेगा तो यहाँ पे जब ये इस शेप में जाएगा तो एक त्रिभुज यहाँ होगा, एक छेद यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, वृत्त यहाँ होगा। ठीक है, जब ये पूरे रूप में खुलेगा तो आपको बता दूं एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, एक यहाँ, फिर उसके बाद होगा यहाँ और एक यहाँ। मतलब कि इसके जो कि 4 सिरों पे हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एक सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने दिया गया है कि प्रश्न संख्या 97 से 100 नीचे दिए गए प्रश्न नीचे दिए गए क्रियान्वित कथन है। तय करना कि दिया गया डेटा पर्याप्त है या अपर्याप्त, दोनों कथन उत्तर दें। ठीक है, आपके सामने मतलब कि यहाँ पे कुछ प्रश्न दिएगा, आपको बताना है कि डेटा पर्याप्त है या अपर्याप्त है। ठीक है, और इसको हल करना है। ठीक है, आप आइए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है गगन की उम्र क्या है। कथन, गगन, विमल और कुणाल सभी एक ही उम्र के हैं। विमल, कुणाल और अनिल की कुल आयु 32 वर्ष है। विशाल और कुणाल, अगर तीनों की आयु एक समान है तो फिर 32 वर्ष कैसे आएगा। ये मतलब कि दूसरा डेटा अपर्याप्त है। लेकिन अगर गगन की उम्र निकालनी है तो सभी की उम्र बराबर है। इससे क्या पता चलता है, यानी कि न तो एक न ही दो डेटा अपर्याप्त है, मतलब दोनों डेटा अपर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। एक निश्चित कोड में 13 का अर्थ है धूम्रपान बंद करो और 59 का अर्थ है हानिकारक आदत या हानिकारक आदत। उस कोड का क्रम 9 और 5 का क्या मतलब है। यहाँ पे 9 और 5 का क्या मतलब है और कथन दिया है कि 157 का अर्थ है बुरी आदत बंद करो, 839 का अर्थ है धूम्रपान हानिकारक। यहाँ पे 9 और 5 का मतलब पूछा है, यहाँ पे ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी न तो एक और न ही दो डेटा अपर्याप्त है, मतलब दोनों डेटा अपर्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, पी क्यू आर एस और टी में सबसे हल्का कौन है। आर क्यू और टी से भारी लेकिन यस से हल्का है और यस सबसे भारी है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है कि आपका आर अभी भी जो आपका है वो पी के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे हल्का कौन है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसमें जो है कि इसमें भी न तो डेटा एक न ही डेटा दो अपर्याप्त है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन 100 की तरफ। यम के कितने बच्चे हैं। यच यक्स की इकलौती बेटी है जो यम की पत्नी है। के जे यम के भाई हैं। ठीक है, यच यक्स की इकलौती बेटी है जो यम की पत्नी है और के और जे यम के भाई है। तो इसका भी डेटा न तो एक यच यक्स की इकलौती पत्नी यक्स की इकलौती बेटी है जो यम की पत्नी है।
यहाँ पर दोनों डेटा अपर्याप्त है, मतलब कि कुछ नहीं यहाँ पे निकाला जा सकता है। ठीक है, बाकी आप वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए जो इस प्रश्न पत्र को हल करना चाहते हैं, उनको नहीं पता है कैसा प्रश्न पत्र आता है। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, धन्यवाद।